हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। हम लोग अभी एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और तुम देखो, ये तुम्हारा थर्ड चैप्टर है और बहुत आसान है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और इजी भी है। इसको हम लोग बस ऐसे ही उड़ा देंगे, टेंशन ना लेना। बस क्या है ना कि मैं जैसे बताता हूँ वैसे वैसे तुमको करते चलना है और एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट को आपको नोट्स करते हुए चलना है, जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा। देखो, ये है तो बहुत आसान सा चैप्टर, इजी सा चैप्टर। आपके इसमें 3 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, 3.1, 3.2, 3.3। लेकिन जब एनसीईआरटी को उठा करके देखोगे ना, तो उसमें 3.1 में 2 क्वेश्चंस हैं, 3.2 में उसी तरीके से 2-3 क्वेश्चंस हैं। तो आपको उससे कवर नहीं हो पाएगा जब तक आप कोई हेल्प बुक नहीं बना लेते हो, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा थ्योरी बताने वाला हूँ ना, जिससे आपके जो हेल्प बुक है, चाहे आप आरडी कर रहे हो, चाहे आप आरएस कर रहे हो, कोई भी आप कर रहे हो, हेल्प बुक लेकर करके हर एक क्वेश्चंस आपके बनेंगे। केवल पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगा कि जो फील होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो दिला दूंगा। ये नहीं कि डायरेक्ट है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है और इसमें ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ऐसे नहीं करने वाले हम। जो एक्चुअल उसकी फीलिंग है ना, उसको लेकर करके हम कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप वेट कर लेना, सारे आप वीडियोस को देख लो पहले। कोऑर्डिनेट के जो भी मैं 1-2-3 वीडियोस बनाऊंगा, उन सारे वीडियोस को देख लेना। उसके बाद जाकर करके आप किताबों को उठाना, फिर बना डालना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी एक वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ, आज वाले को देख कर करके तुम कहोगे ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, तो बेटा फिर वही करना पड़ेगा जो और सारे टीचर्स कर रहे हैं। तो चलो चलो चलो, हम इसको शुरुआत कर लेते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 में जो जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। तो कहता है क्या है ना कि आपने प्रीवियस क्लास में कुछ चीज़ों को पढ़ा होगा कि किसी एक लाइन पे पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं। ये बातें तुम्हें आ रही होंगी ना, कि कोई एक मैंने लाइन ले लिया और इस पे हमें सपोज दैट कि 3 को लोकेट करना है। देन तुम क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से कर लेना बेटा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और तुम क्या कर डालोगे कि यस सर, ये वाला जो पॉइंट है ना वो इस लाइन पे होगा। तो एक लाइन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना तुम्हें आती है, ठीक है। या कहीं पे अगर ऐसा दे रखा है, देन तुम क्या सकते हो, क्या कहोगे कि यस सर, ये तो 1 हो गया, ये एग्जैक्टली 1 हुआ, और ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो एक लाइन पे कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसके रेफरेंस में तो हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ एक लाइन के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर किसी पॉइंट को, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया P, और मैंने क्या कहा कि इसको अब एक लाइन नहीं 2 लाइन के रेफरेंस में बताना है कि इसकी क्या पोजीशन है, तो इसको आप कैसे बताओगे। इन्हीं चीज़ों को तो हमें क्लास 9th में सीखना है और उसको अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। एकदम से अच्छे से माहौल बना करके सीखते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब आपको देखो, यहाँ पे कुछ सिचुएशंस लेने पड़ेंगे और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। सपोज दैट कि तुम हो और तुम्हारी एक फ्रेंड बसंती है, ठीक है, और उसका बर्थडे है और उस बर्थडे में तुम्हें इनविटेशन मिला है, तो क्या नहीं जाओगे क्या? सर कैसे नहीं जाएंगे, फ्रेंड इनवाइट की है, सबसे पहले कूद करके चले जाएंगे। तो बेटा गिफ्ट वगैरह लेते हुए जाना, बर्थडे में जा रहा है खाली हाथ चला जाएगा। चलो कोई नहीं, वो आपको इनवाइट करती है और तुम उसके घर जाने वाले हो, बट तुम्हें देखा हुआ नहीं है कि हमें कैसे जाना है, क्या करना है। तो तुम कहते हो देख बसंती, मुझे तो पता नहीं तुम्हारे घर के बारे में, कुछ हमें रोड मैप दो, बताओ कैसे कैसे आना है, क्या क्या करना है। तो वो तुम्हें रोड मैप देती है एक पेपर पे ड्रॉ कर करके, और वो कुछ इस तरीके से होता है कि दिस इज द मेन रोड, ठीक है। ये बेटा आपका क्या है, तो ये मेन रोड है, ठीक है। मेन रोड कहाँ जाने वाले हो, अपने फ्रेंड के यहाँ जाने वाले हो। तो ये एग्जैक्टली मेन रोड होगा और उसमें उसने बता रखा है कि इसमें कई सारे स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से कर करके उसने स्ट्रीट्स दे रखा है कि उस रोड से बहुत सारी गलियां अंदर की तरफ जाती हैं। तो इस तरीके से उसने आपको बना करके स्ट्रीट मैप दे रखा है। अब उसने कहा कि ये स्ट्रीट नंबर 1 है और ये स्ट्रीट 2 है, ये स्ट्रीट 3 है, ये स्ट्रीट 4 है। बेटा इस तरीके से कर करके उसने तुम्हें बना करके दे दिया। ये बेटा स्ट्रीट है, यहाँ पे ध्यान से देखना, अरे देख ले, इधर देख ले, ठीक है। समझ में आ जाएंगी बातें। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फील करा दूंगा और सारे टीचर्स आपको क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस जिससे बन जाते हैं बस उतनी सी कहानी बता देते हैं, बट जो बेसिक आप एनसीईआरटी को उठा करके देख लेना, उसमें उतनी जो लंबी चौड़ी कहानी बताई गई है, क्या उसको नहीं सीखोगे, देन क्या सीखे, करना पड़ेगा ना।
अरे हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो आपने स्ट्रीट्स लिख दिया। देखो हर एक स्ट्रीट में, हर एक गली में हाउस नंबर होंगे, हाउस होंगे। तो चलो हम यहाँ से 1 2 3 4, हर एक में जो है वो कितने सारे हैं बेटा, और भी सारे हो सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 4 हाउसेस को ले लिया है, ठीक है। और इस तरीके से कर 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 करके आपको यहाँ पे बातें समझ में आए, किसी में 4 है, किसी में 5 है, इस तरीके से करते हुए हाउस नंबर 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हर एक गली में, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, आपको जिसके यहाँ जाना है उसी के यहाँ जाना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये सब हाउस नंबर्स हैं। मैं बस वैसा ही आपको रोड मैप बना रहा हूँ जैसा आपको बसंती ने बना करके दिया है, ठीक है। ये देखो बेटा, अब क्या है ना कि एग्जैक्टली आप मेन रोड से आए। अब वो क्या कह रखी है ना कि तुम मेरे यहाँ आओगे मेन रोड से, और स्ट्रीट देखो उसने क्या कह रखा है कि स्ट्रीट 3 में चले आना। कौन से स्ट्रीट में चले आना बेटा, स्ट्रीट 3 में चले आना। स्ट्रीट नंबर जो है वो एग्जैक्टली उसने कितना बता रखा है कि स्ट्रीट नंबर 3 में चले आना। तुम क्या किए, एकदम अच्छे से पहन ओढ़ कर करके निकले, उसका गिफ्ट लेकर के निकले और चल दिए मेन रोड में आए। अब मेन रोड में आए तो बेटा स्ट्रीट 3 में एंट्री ले लिए। अब स्ट्रीट 3 में क्या इतना इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए सफिशियंट है कि तुम अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाओ? क्या बता बेटा, स्ट्रीट 3 में तुम अब घुस गए। अब यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब कौन सा हाउस नंबर है, फोन लगाओगे, हेलो मैं तो स्ट्रीट 3 में खड़ा हूँ, तुम्हारा हाउस नंबर कौन सा है? तो बेटा तुमको एक और इंफॉर्मेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है कि कौन सा हाउस नंबर है। तो एक इंफॉर्मेशन, एक रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पे काम नहीं चल सकता है, आपको बताना पड़ेगा, वरना किसी और के घर में घुस जाओगे, देन क्या हो जाएगी, वो आगे का चीज तुम समझ सकते हो, ठीक है। इसीलिए सोच समझ कर करके जाना। अब यहाँ पे आपको उसने ये बता रखा है कि स्ट्रीट नंबर 3 में आओगे, एंड जो हमारा हाउस नंबर है ना वो एग्जैक्टली 4 है, ठीक है। यहाँ पे हाउस नंबर 4, इसका मतलब ये पता चला कि ये अगर दो इंफॉर्मेशन दिए होंगे, एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट, एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि अगर 2 रेफरेंस पॉइंट दिया जाए देन हम उस पॉइंट का लोकेशन सही से निकाल सकते हैं। तो हमें बसंती का लोकेशन यहाँ पे पता चल गया, पता चल गया मेरे भाई कैसे आपको पहुंचना है। तो आपने क्या किया, स्ट्रीट नंबर पता किया, उस स्ट्रीट में एंट्री लिया, इसके बाद हाउस नंबर पता किया और उस हाउस में एंट्री ले लिया। तो एग्जैक्टली आप अपने फ्रेंड के पास पहुंच चुके हो। अब वहां तुम बर्थडे सेलिब्रेट करो, ठीक है, उसके बाद फिर एंजॉय करो एंड देन चले आओ। अब यहाँ पे देखो कि आपको इस वाले सिचुएशन से, ये तो मैंने आपको एक सिचुएशन आपको समझाया और इस सिचुएशन फर्स्ट में आपको समझाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 2 रेफरेंस पॉइंट मेनली ये बताना था बेटा, ठीक है। वो तो कहानी हो गई एंजॉय करने वाली बात कि आपकी फ्रेंड है। अब यहाँ पे देखो एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए किसी एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। उसी तरीके से अगर तुम्हें यहाँ पहुंचना है तो तुम्हें स्ट्रीट नंबर 4 लेना पड़ेगा एंड हाउस नंबर कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। अगर तुम्हारा कोई एक दूसरा फ्रेंड सौरभ है, ठीक है, उसके यहाँ तुम्हें पहुंचना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि पहले स्ट्रीट नंबर 4 में जाना पड़ेगा, और उस स्ट्रीट नंबर 4 में कितने नंबर हाउस में जाओगे बेटा, तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर 3 में पहुंच जाना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ स्ट्रीट नंबर 3 में पहुंचा और यहाँ हाउस नंबर कितने में चले गए, तो हाउस नंबर यहाँ पे 4 में चले गए, बसंती मिल गए। तो एग्जैक्टली आपने एक सिचुएशन को देख लिया। अब देखो और एक सिचुएशन और लेते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये सबको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझो, ठीक है, उसके बाद आप करोगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है मैंने कहा ना, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जा सकता है, बट डरना मत, ठीक है, भागना मत कि अरे इससे तो क्वेश्चंस बनेंगे कहाँ। देखो अभी तुम क्लास 9th में हो, 10th में जाओगे, ये सब बेसिक क्लास है। यहाँ से आपकी जो है ना एक्चुअल जो बेसिक्स होते हैं वो आपके अगर सही हो गए देन हायर क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए समझ ले, क्या ऐसे घूर करके देख रहा है, समझो यहाँ पे जो समझा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को समझा रहे हैं, समझ लो। चलो देखो अब हम इसको हटाते हैं। एक तो हमें पता चल गया इस सिचुएशन में ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखो अब हम तुमको सेकेंड सिचुएशन देते हैं। ये आपको तुम्हें बेटा बोर्ड दिख रहा है, अरे बोर्ड दिख रहा है ना यहाँ पे। अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि इस बोर्ड में मैंने यहाँ पे एक बेटा पॉइंट दे दिया, ठीक है, और वो पॉइंट ये दे दिया, इस तरीके से मैंने दे दिया और इस पॉइंट का मैंने नाम P दे दिया, ठीक है। अब तुमसे ये सवाल किया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब एज अ टीचर मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बेटा तुम बताना कि इस पॉइंट P का लोकेशन कहाँ है। तो तुम कहोगे कि सर ये
बहुत सोचे कि कहाँ पे है, तो तुम कहोगे सर ये अपर हाफ में है। क्या तुमने कहा बेटा? एक बच्चों का यहाँ पे रिप्लाई ये हो सकता है कि ये अपर हाफ में है सर, अपर हाफ ऑफ द बोर्ड, अपर हाफ ऑफ बोर्ड। ये जो आपका बोर्ड है ना सर, उसके आधा से ऊपर में है। ठीक है, तुम्हारा ये जवाब हुआ। कोई दूसरा बच्चा इसको कैसे बोलेगा पता है? इसको बोलेगा ऐसे कि सर वेरी नियर टू राइट एज, ये जो राइट वाला एज है, किनारा है बोर्ड का, उससे ये नजदीक पास में। वो भी सही है, वो भी सही है ना। तो वो ऐसे बोलेगा कि नियर टू राइट एज, राइट एज ऑफ बोर्ड। ठीक है, बोर्ड के राइट एज में है बेटा, यहां पे BOARD। कोई दिक्कत वाली बात कहाँ है? तुम भी सही जा रहे थे कि हाइट जो है वो अपर हाफ में है, उसका लोकेशन जो है वो अपर हाफ में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। किसी ने कह दिया कि राइट एज के नियर है, तो वो भी सही है। देखो, कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी कह सकता है इस पॉइंट के लोकेशन के बारे में कि सर ये वेरी नियर टू राइट कॉर्नर, जो राइट कॉर्नर दिख रहा है ना वहाँ, एग्जैक्टली उसके बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे लिख सकता है कि वेरी नियर टू राइट कॉर्नर, वो राइट कॉर्नर के बहुत आसपास में है। तो आप इस तीनों जो आंसर दिए गए हैं, बच्चे रिप्लाई किए हैं, सब अपने अपने दिल से निकाले बातों को यहाँ पे डाल दिए कि सर ऐसा ऐसा हो सकता है। तो जरा बताना, तुम ही यहाँ पे जज बन जाओ कि क्या ये एग्जैक्ट लोकेशन को बता पा रहा है। किसी ने कह दिया अपर हाफ होगा, तो बेटा अपर हाफ यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, कहाँ लेंगे? अरे बताओ, तुम ही तो बोले हो कि सर अपर हाफ में होगा बोर्ड के, तो ये कहीं भी तो हो सकता है। अच्छा, किसी ने कह दिया नियर टू राइट एज, बेटा राइट एज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ये सबका सब तो राइट एज है, लेफ्ट एज से थोड़ी जा रहे हैं, तो ये भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएगा। किसी ने ये कह डाला वेरी नियर टू राइट कॉर्नर, जो राइट वाले कॉर्नर है, राइट अपर राइट कॉर्नर लिख लो यहाँ पे, अपर राइट कॉर्नर। ठीक है बेटा, लिखना नहीं है, समझो, अपर राइट कॉर्नर, ऊपर वाला जो राइट साइड में कॉर्नर है उसके नजदीक है, तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये तो तरीका नहीं है सर, यहाँ से हम ये बात क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट पी के बारे में बातें की जा रही है। समझ रहे हो बात? सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही है? तो इतने अच्छे से समझ रहे हो तो फटाफट से कमेंट करो ना, हैशटैग राशिद अंजुम सर, हैशटैग राशिद अंजुम सर। ठीक है, कोई स्पेस नहीं देना है बेटा, ठीक है, पूरा को एक साथ लिख डालना है। इससे हमें क्या है कि मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा कि हाँ तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि एग्जैक्टली देखना, किसी एक बच्चे ने उसी में से उठा और ये कह डाला कि सर ये जो पॉइंट पी है ना वो 10 सेंटीमीटर अवे है, दूर है फ्रॉम राइट एज, फ्रॉम राइट एज। देखना जरा, गौर करना, तुमको समझ में आएगा कि ये राइट एज से 10 सेंटीमीटर अवे है। इसका मतलब ये पता चला कि यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा। इन सारी चीज़ों को हम हटा डालते हैं क्योंकि ये अपने काम का है नहीं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट का डिस्टेंस राइट साइड से, तो ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अब हम पॉइंट के पास जा रहे हैं। अब ये जो तुम पॉइंट के पास जा रहे हो लेकिन अभी भी नहीं पहुंचे हो, अभी भी, लेकिन इतना तो है कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मेरा सही हो रहा है। कोई बच्चा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी तो 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, इस जितने सारे पॉइंट्स होंगे बेटा ये सबके सब पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे होंगे, तो अभी भी इंफॉर्मेशन आपका करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा? तो करना पड़ेगा बेटा, इसको हटाते हैं, जो जो यहाँ पे फालतू वाले पॉइंट्स दे रखे हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो अब देखो, अब उसी में क्या कर रखा ना कि एक बच्चों ने ये कह डाला कोई दिक्कत नहीं सर, तो हम क्या करते हैं ना कि ऊपर वाले जो एज हैं उससे भी हम मेजर करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे कह डाला कि 5 सेंटीमीटर बिलो द अपर एज, जो ऊपर वाला एज है ना उससे कितना सेंटीमीटर बिलो होगा? 5 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पे देख, यहाँ पे हमने ले लिया कितने सेंटीमीटर बिलो ले लिया, तो ये 5 सेंटीमीटर बिलो ले लिया। तो अब ये एग्जैक्ट फिक्स हो गया कि आपको नीचे की तरफ 5 ही आना है और इधर से 10 आना है। तो 10 आके तुम ठहर जाओगे, ऊपर से देखोगे 5 5 5 एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाओगे। तो आपको फाइनल यहाँ पे कितने इंफॉर्मेशन की नीड पड़ी? तो एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी कम से कम 2 इंफॉर्मेशन की नीड पड़ी। और वो कौन से 2 इंफॉर्मेशन का नीड पड़ा एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए? तो तुम कहोगे कि पहला जो हमें पड़ा, जो हमें पहला इंफॉर्मेशन ये मिला कि वो राइट एज से हमने
डिस्टेंस को मेजर किया। तो एक आपने राइट एज देखा, राइट एज देखा बेटा, और दूसरा आपने क्या देखा, तो आपने ये ऊपर वाला एज देखा, अपर एज देखा। तो रेफरेंस पॉइंट आपने राइट एज लिया और आपने क्या ले लिया, अपर एज ले लिया। तो एक बात यहाँ पे देखना, राइट के तरफ से और अपर के तरफ से, यानी कि आपने यहाँ पे टू परपेंडिकुलर लाइंस, दो परपेंडिकुलर लाइन का यूज किया है आप किसी भी पॉइंट को बताने के लिए कि इससे इतना डिस्टेंस पे है और इससे इतना डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि एक लाइन नहीं, किसी पॉइंट को दो लाइन के रेफरेंस में कैसे बताएंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ से पता चला कि सर यहाँ पे तो दो लाइन, वो भी परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन के रेफरेंस में हमने किसी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को बता दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो वीडियो को लाइक कर दो ना मेरे भाई, क्यों नहीं लाइक कर रहे हो? लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं बट लाइक बहुत कम रहता है। तो आप ही के हेल्प से ये चैनल बहुत आगे जाएगा और इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दो। न्यू स्टूडेंट हो तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है देन आपको दिल से धन्यवाद है, क्योंकि हमारी मेहनत को उसका फल मिल जाएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? ठीक है, एटलीस्ट बसंती के साथ तो ज़रूर कर देना, ठीक है? चलो इसको हटाते हैं और एक सिटिंग प्लान बनाते हैं, ठीक है? यहाँ दो सिचुएशन देखा था मैंने, वो सिचुएशन 1 था और यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया बेटा वो सिचुएशन 2 लिया, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे बसंती को याद कर करके मुस्कुराहट आ रही है, कोई इशू नहीं, फ्रेंड है, बहुत अच्छे से मिल करके जुल करके पढ़ते हैं, अच्छी बात है ना, एक दूसरे से जो भी पढ़ाई के रिगार्डिंग बातें होती है उसको शेयर करते हैं, अच्छा बात है इन सारी चीज़ों को करना। तो आप लोग क्या है ना कि बस अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, उतना ही काफ़ी है। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं और एक सिटिंग प्लान बनाते हैं, ठीक है? और वो बसंती के साथ ही सिटिंग प्लान बनाएंगे, ठीक है? अभी एक प्लानिंग कर रहे हैं, उसके साथ नहीं होता है ना, तो चल बेटा यहाँ पे इसको हटाते हैं और बताते हैं क्या है कि अब बर्थडे पार्टी तो हम लोग सेलिब्रेट कर लिए बसंती के साथ। अब क्या कर रहे हैं ना कि एग्जैक्टली अब प्लानिंग हुआ मूवी देखने का, ठीक है? तो अब मूवी देखने चलते हैं। तो मूवी देखने चलते हैं तो हम हॉल में पहुंचे, वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखना बेटा कि ये आपका जो उसमें चेयर्स लगे हुए हैं ना वो एग्जैक्टली इस तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखना और समझना, यहाँ पे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखो, जो इस तरीके से रॉज एंड कॉलम्स बने हुए हैं चेयर्स के, ठीक है? और यहीं पे जाकर करके आपको मूवीज़ देखनी है, ठीक है? आप फैमिली के साथ गए हो और वहाँ पे जाकर करके आप देख रहे हो, तो एग्जैक्टली यहाँ पे समझ लेना इन बातों को, जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसे किया गया है। यहाँ पे ये चेयर्स, एक स्क्वायर का मतलब हो गया 1 चेयर, ठीक है? यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कर जाना, 1 स्क्वायर मीनिंग 1 चेयर। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, ये जो आपका मूवी का जो स्क्रीन है वो एग्जैक्टली यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? ये स्क्रीन लगा हुआ है और वो कौन सी स्क्रीन है, तो बेटा जहाँ पे आपकी मूवी चल रही है। अब यहाँ पे ये देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है। इसको क्या कहते हैं? इसको कॉलम्स कहते हैं, ठीक है? ये कॉलम्स हो गया। और इधर देखना आप 1 2 3 4 5, इसमें 5 रॉज हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है बेटा? तो आपके रॉज हैं, ठीक है? रॉ कहते हैं जिसको, और कई सारे हैं इसलिए रॉज कह रहे हैं और कॉलम्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि सिटिंग प्लान है तो यहाँ पे बैठना है। तो आप क्या किए ना कि यहाँ पर जाकर करके बेटा जो बैठ गए, यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से है ना, तो फाइनली आपने बेटा यहाँ पे बैठ लिया, ठीक है? और ये हो गया आपकी सिटिंग जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, और वाई फॉर यू आपकी पोजीशन मैं बता रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे जाकर के बैठ गए और आपका बताना है मेरे को पोजीशन के कहाँ पे है। तुम बोलते हो, पहुँचती है बसंती, तुम कहते हो कि कहाँ पे हो, देन तुम उसको कैसे बताओगे कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ? तो इतने बड़े, ये तो मैंने छोटा सीटिंग अरेंजमेंट लिया, हॉल तो बहुत बड़ी होती है, वहाँ पे बहुत सारे सीट्स लगे होंगे, देन तुम दिमाग लगाओगे, अपना दिमाग लगा करके उसको बताओगे, उसको कहोगे कि देखो तुम क्या है ना कि 3rd कॉलम में चले आओ,
बेटा थर्ड कॉलम में चले आओ। अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ से आप कहोगे थर्ड कॉलम और इधर से आपको यहाँ पे देखो कितने सारे रॉज हैं, तो यहाँ पे फोर्थ रॉज है। तो एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए थर्ड कॉलम में वो यहाँ पर भी हो सकती है, वो यहाँ पर भी हो सकती है। अब वो कहाँ ढूंढे, थर्ड कॉलम में कहाँ पे, तो तुम कहोगे जो सेकंड फोर्थ वाला रॉज है ना, फोर्थ रॉ में चले आओगे। तो एग्जैक्टली आपको जो बताना पड़ेगा योर पोजीशन। बेटा योर पोजीशन यहाँ पे क्या है, तो आप हमें बताओ। तो कहोगे कि मेरी जो पोजीशन है वो थर्ड कॉलम है, तो आप लिखोगे थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम लिखोगे। और रॉज कौन सा रॉ है, तो बेटा ये फोर्थ रॉ है, ये फोर्थ रॉ हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे फोर्थ रॉ। तो अब आप इसको ऐसे इन शॉर्ट लिख सकते हो 3,4। तो कहोगे जो मेरा पोजीशन है ना वो है 3,4। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं कॉलम, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, फिर रॉ लिखते हैं। यहाँ पे देखो पहले कॉलम कौन सा है, तो थर्ड कॉलम है, और रॉ कौन सा है, तो यहाँ फोर्थ रॉ है। तो आपने इस तरीके से 3-4 बता दिया। तो अब तो बड़ा आसान है कि थर्ड कॉलम में और फोर्थ रॉ में जहाँ पे होंगे वो वहीं पे हम जाएंगे, तो वो हमें मिल जाएंगे। ये बात क्लियर हो गया। तो आपने अपना पोजीशन कैसे बताया, तो 3,4 बताया। बट पता है वो कहाँ पे जाकर के बैठ चुके हैं, 4,3 पे। अब यहाँ पे देखना ये 4,3 है। अब क्या 3,4 और 4,3 सही होगा, एक ही होगा क्या, सेम ही पोजीशन होगा क्या, एक ही सीट होगा क्या? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पहले आपको क्या बताना है बेटा, कॉलम बताना है, और फिर क्या बताना है आपको, रॉ बताना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखना कि फोर्थ कॉलम लेना है, तो फोर्थ कॉलम में जा रहे थे, बट कौन सा रॉ लेना है, थर्ड रॉ लेना है, थर्ड रॉ में। तो ये हो जाएगी बेटा, ये हो गया आपके बसंती का पोजीशन। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ फ्रेंड, जो आपकी फ्रेंड है ना उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई बेटा, तो पोजीशन ऑफ फ्रेंड हो गई 4,3। ठीक है, तो 4,3 आपके फ्रेंड का पोजीशन हो गया। तो आप कहोगे नहीं, ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो यही ऑर्डर्ड पेयर है। 3,4 4,3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। कहीं पे आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखा होगा तो आप क्या समझोगे, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हुआ सर कि 3,4 और 4,3 ये दोनों बोथ आर डिफरेंट। जो पहले आया है वो कॉलम होगा और जो बाद में आया है वो क्या हो जाएगा, वो रॉ होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा? इतना भी इसमें क्या रखा हुआ है जो समझ में नहीं आएगा? भाई तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के साथ रिलेट करके बता रहे हैं तो समझ में तो आ ही रहा होगा। समझ लो काम आ जाएगा ये सारी चीजें। हंसते हंसते खेलते खेलते हम लोग क्या है ना सीख लेंगे, लेकिन बेसिक्स है, इसको समझो। अब आपने ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये समझ लिया कि सर कहीं पे A, B लिखा हुआ है और कहीं पे B, A लिखा हुआ है। ठीक है, अब पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों आपस में सर बराबर नहीं हो सकते हैं, ये इक्वल नहीं हो सकता है। A, B और B, A इक्वल नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। यहां से बात समझ में आ गई। बट इस सिटिंग प्लान से हमें कुछ कंक्लूजन्स को निकालना है, और वो कौन सा कंक्लूजन निकालना है कि आपने कोई भी एक जो पोजीशन को देख रहे हो वो एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चल रहा है, तो जब तक आप ये एक लाइन का रेफरेंस ले रहे हो और ये एक लाइन का रेफरेंस ले रहे हो तभी जाकर के आप बता पा रहे हो कि इस वाले लाइन और इस वाले के लाइन के रेफरेंस में आपको आना है थर्ड कॉलम में एंड फोर्थ रॉ में आना है, देन आप पहुंच जाओगे। तो यहां भी एटलीस्ट कितने सारे रेफरेंस आपको चाहिए, तो 2 रेफरेंस चाहिए। तो यहां पे एटलीस्ट कितने रेफरेंस चाहिए बेटा, तो 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। और वो कौन से, तो एक हमें यहाँ पे कॉलम जानना पड़ेगा और दूसरा क्या जानना पड़ेगा, तो हमें दूसरा रॉज जानना पड़ेगा। जब तक हम रॉ एंड कॉलम्स नहीं जानेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। तो आपने लास्ट वाला जो सिचुएशन बताया था वो मैंने क्या बताया था, बोर्ड के एज के हिसाब से, कि अगर बोर्ड का एक राइट एज और अपर एज पता है तो 2 लाइन के रेफरेंस से हमने बता दिया था। यहां देख बेटा मैंने क्या बताया कि एक हमने यहां पे बता दिया, ये जो एग्जैक्टली जा रहा है ये आपका रॉज वाला है और ये क्या है आपका कॉलम वाला है, तब जाकर के आप किसी पॉइंट को एग्जैक्ट बता पा रहे हो। तो यहां भी आपको क्या पता चला कि 2 परपेंडिकुलर लाइन का रेफरेंस लेना पड़ा। अरे 2 परपेंडिकुलर लाइन का रेफरेंस लेना पड़ा ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग यही सीखने वाले थे कि 2 पॉइंट का रेफरेंस लेकर के ही, 2 लाइन का रेफरेंस लेकर के ही किसी एक पॉइंट के पोजीशन को लोकेट कर पाएंगे, वो भी एग्जैक्ट पोजीशन। समझ में आ रही है बात? इतना गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला चिल्ला करके तुम्हें समझा रहे हैं बेटा, तो तुम समझो यहाँ पे। और कोई बहुत बड़ा नहीं, इसको तीर मारना है, ऐसे तीर मार रहे हैं तब जाकर के मुझे तो सर तीर मारना आता नहीं है, कैसे करेंगे सर?
सर बहुत डिफिकल्ट है सर। सर 9th क्लास में, सर 8th क्लास तक बहुत आसान चीज़ें थी, 9th क्लास में बहुत डिफिकल्ट है, कैसे पढ़ेंगे? तो भाई मेरे, और सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? और सारे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं ना, तो तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा और पढ़ लोगे, बहुत आसान है। अब समझोगे, यहां इतनी सारी कहानी करने के बाद हम फाइनली इस कंक्लूजन पे आए कि एट लीस्ट मुझे 2 लाइंस चाहिए किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो चलो, अब यहां पे आपने इन सारी चीजों को समझ लिया, तो अब ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सारी बातें की गई है मैथमेटिक्स में, वो एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, और उसी ब्रांच को बेटा कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही सारी की सारी बातें आपको बताई गई। किसके बारे में बातें बताई गई है? तो किसी एक पॉइंट को 2 लाइन के रेफरेंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं, ठीक है, उन सारी के सारी जो डिटेल है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताई गई है, और इसी से हमें सारी की सारी बातों को पढ़ना और सीखना है। और ये आपका वो बहुत डिटेल बताता है। अब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, इसीलिए टेंशन मत लेना। अच्छा सुनो, बट ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो उसको दिया किन्होंने, ठीक है? तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रांस जानते हो ना, तो फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन थे और वो फिलोसफर भी थे। फ्रेंच के वो फिलोसफर भी थे, फिलोसफर, और फ्रेंच के वो मैथमेटिशियन भी थे, और वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और उसका नाम था बेटा, क्या नाम था? तो रेने डेस्कार्ट्स, बेटा RENEDESCARTES, ठीक है, जिन्होंने 17th सेंचुरी में, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बातों को याद रखना, सेंचुरी, ओ शिट, अच्छे से लिखा जा, क्यों इतने गलत लिखा रहे हो? सेंचुरी। तो देखो उन्होंने क्या किया ना बेटा, 17th सेंचुरी में रेने डेस्कार्ट्स नाम के एक फ्रांस के फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिया कि किसी पॉइंट को किसी प्लेन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहानी जो है वो रेने डेस्कार्ट्स से ही आया है, और इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के नाम को ऑनर देने के लिए जो यहाँ से कार्ड्स है ना बेटा, यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे, यहाँ से कार्ड्स देखो, यहाँ से जो कार्ड्स है, इसी के वजह से कार्टेशियन सिस्टम रखा गया है, इसका नाम कार्टेशियन सिस्टम, जहां पे हम लोग किसी एक पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को 2 पॉइंट के रेफरेंस में स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग किसी एक पॉइंट को किसी प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ बेटा एक्स एक्सिस, ये सुनो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये बेटा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये सारे डिटेल मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये एक्स और वाई एक्सिस से प्लेन बन जाता है, ठीक है, और इसी प्लेन पे हम किसी पॉइंट पी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन सारी डिटेल को जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। फिलहाल अभी तो हम लोगों ने ये फील ले लिया कि एक पॉइंट को तो हमने लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, ये तो बड़ा आसान था, बट उस पॉइंट को 2 लाइन के रेफरेंस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका आपको मैंने 3 सिचुएशन बताया, और इन 3 सिचुएशन को बताने के बाद में इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में क्या। आप जाकर के एनसीईआरटी को पलट के देखना, यही सारी कहानी जो सारी की सारी कहानी जो है ना, वो आपको डिटेल में दिए होंगे। तो आपको, आपके पास अब उतना टाइम नहीं बचता है, क्योंकि स्कूल करते हो, आते हो, ठीक है, होमवर्क करते हो, तो बहुत कम टाइम होता है, तो टीचर आपको अच्छे से बता देते हैं, और वही बात आपको क्वेश्चंस बनाने में काम आ जाती है। तो फाइनली इतने से आपके क्वेश्चंस बनने वाले नहीं है, घबराना मत। मैंने क्या कहा शुरू में ही कि आपको मैं 2-3 लेक्चर होंगे, उसको पढ़ लो, देन आप आर एस सवाल उठा लो, आर डी शर्मा उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 3.1 होंगे, जो 3.1 एक्सरसाइज होंगे, ये आपके उसमें 2 क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन हैं वो आप उसको बना लोगे। एंड फाइनली जाते जाते मैं तुमसे यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इतना वीडियो आप देख लिया हो, तो बेटा कम से कम सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, एकदम से फैला दो, हर जगह फैला दो, ठीक है, ताकि सभी को इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल सके। इतना डिटेल में ज़रा सोच करके देखो ना, तुम उठा लो यूट्यूब पे, हजारों वीडियोस मिलेंगे तुमको इस टॉपिक पे, लेकिन कोई भी ये कहानी को शुरू कर करके नहीं बता रहा है, वो डायरेक्ट आ रहा है एक्स एक्सिस वाई, बेटा ये बना ले, इसमें क्या कहते हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है,
टीचर्स एफर्ट कर रहे हैं, बट ये बेसिक्स से हमने आपको बताने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा हमें वीडियो में ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।